बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में रश्मि नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। रश्मि की माँ एक धोबन थी। वो लोगों के कपड़े धोने का काम किया करती थी, लेकिन बहुत ही कम लोगों से कपड़े धुलवाते थे, जिस वजह से रश्मि की माँ ज्यादा कमाई नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन, रश्मि, आज बगल वाले मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा है, तू हमारे साथ मेला घूमने चलेगी? हाँ हाँ, मुझे चलना है। ठहरो, मैं अभी अपनी माँ से पूछ कर आती हूँ। उसके बाद रश्मि अपनी माँ के पास जाकर उसे मेले के बारे में बताने लगती है। माँ, हमारे गांव के पास बहुत बड़ा मेला लगा है। मेरी सभी सहेलियाँ मेला घूमने जा रही हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, चली जा, लेकिन शाम से पहले वापस आ जाना। माँ, तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो। बेटी, इस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं, ये ले। उसके बाद रश्मि अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने चली जाती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया दिखाई देती है। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो बहुत ही बुरी तरह घायल है। लगता है इसे बहुत ही गहरी चोट लगी है। हमें इस चिड़िया के जख्मों पर दवाई लगानी चाहिए। दवाई मुफ्त में आएगी क्या? मेरे पास तो गिनती के पैसे हैं। मैं दवाई के पीछे 1 रुपए भी खर्च नहीं करने वाली। हाँ, मैं भी अपने पैसे खर्च नहीं करूँगी। तुम सब कितनी स्वार्थी हो। तुम्हें इस मासूम चिड़िया पर जरा भी तरस नहीं आ रहा। खैर, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए दवाई खरीद कर लाऊंगी। अरे बेवकूफ, तेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए हैं। अगर तू दवाई खरीद लेगी तो तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर तू मेले में कुछ नहीं खरीद पाएगी। उसके बाद रश्मि दवाई की दुकान पर जाकर चिड़िया के लिए मलहम खरीद लेती है। फिर रश्मि चिड़िया के शरीर पर मलहम लगा देती है। मलहम के लगते ही चिड़िया को थोड़ी देर राहत महसूस होती है। ये देख रश्मि मुस्कुराने लगती है। रश्मि चिड़िया को गोद में उठाकर सहेलियों के साथ मेले में चली जाती है। रश्मि की सभी सहेलियां स्वार्थी थी। वो तरह तरह के पकवान खरीदकर खाने लगती हैं, लेकिन वो सभी रश्मि को खाने के लिए कुछ नहीं देती। ये सब देख रश्मि को बहुत दुख होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। मेला खत्म होने के बाद रश्मि चिड़िया को अपने घर ले जाती है। फिर रश्मि चिड़िया के लिए एक लकड़ी का पिंजरा तैयार करती है और उसे उसके अंदर रख देती है। उस दिन के बाद से रश्मि रोज अपना ज्यादातर समय चिड़िया के साथ बिताने लगती है। लेकिन फिर एक रात अचानक रश्मि देखती है कि लकड़ी का पिंजरा टूटा हुआ है। अचानक पिंजरा इतनी बुरी तरह कैसे टूट गया और चिड़िया कहाँ गई? तभी रश्मि की नजर कमरे के कोने में पड़ती है। वो चिड़िया रश्मि के शरीर के जितनी बड़ी हो गई थी। हे भगवान, ये चिड़िया अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? दरअसल मैं जादुई दुनिया की चिड़िया हूँ। रश्मि, जब मुझे चोट लगी थी तब मेरा आकार छोटा हो गया था। अभी जिस हालत में तुम मुझे देख रही हो, यही मेरा असली रूप है। अरे वाह, तुम तो हम इंसानों की तरह बात भी कर रही हो। सच में तुम तो बहुत ही अनोखी चिड़िया हो। उस दिन के बाद से रश्मि चिड़िया को और ज्यादा पसंद करने लगती है। फिर एक दिन मोहन नाम का एक आदमी रश्मि के घर आता है। और रश्मि की माँ, कल 5 तारीख है, याद है ना तुझे? कल क्या है? हाँ सेठ जी, मुझे अच्छी तरह याद है। कल मुझे आपको कर्ज के पैसे देने हैं। हाँ, तुझे ये भी याद है ना कि अगर कल मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरे घर की नीलामी करके अपने पैसे वसूल करूँगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कल दोपहर को वापस आऊँगा। उसके बाद मोहन वहाँ से चला जाता है। माँ, उस सेठ को हमें कितने पैसे देने हैं? उसकी मूल रकम तो सिर्फ 20,000 रुपए है। वो भी मैं तेरे पिताजी की बीमारी के वक्त मैंने ली थी, लेकिन ब्याज जोड़ते जोड़ते अब पूरे 1 लाख रुपए हो गए हैं। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए अब हमें कल ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर रश्मि दुखी हो जाती है। मेरे होते हुए तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो रश्मि, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें बहुत ही खास जगह ले जाऊंगी।
उसके बाद तुम्हारी पैसों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चिड़िया की ये बातें सुनकर रश्मि के अंदर उम्मीद की नई किरण जाग जाती है। फिर वो चिड़िया की पीठ पर सवार हो जाती है। देखते ही देखते चिड़िया हवा में उड़ते हुए रश्मि को जंगल में मौजूद एक विशाल पेड़ के पास ले जाती है। उस पेड़ के ऊपर एक सुनहरा झरना बह रहा था। अरे वाह, इस पेड़ के ऊपर तो जादुई झरना है, कितना सुंदर लग रहा है। ये कोई साधारण झरना नहीं है रश्मि, ये जादुई झरना है। चलो सामने रखे गिलास में झरने का पानी भरकर पी लो। उसके बाद रश्मि झरने का पानी पी लेती है। तुमने मुझे ये पानी क्यों पिलाया? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? आज रात ठीक 10 बजे कुछ पल के लिए तुम्हारे अंदर अनोखी शक्ति आ जाएगी। उस पल तुम जिस चीज को छुओगी वो चीज सोने की बन जाएगी। तुम्हें इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद रश्मि चिड़िया के साथ अपने गांव लौट जाती है। रात को ठीक 10 बजे रश्मि एक बड़े पत्थर को हाथ लगाकर उसे सोने के रूप में बदल देती है। उस सोने के पत्थर को बेचने के बाद रश्मि माला माल हो जाती है। फिर वो अपना कर्ज चुकाने के साथ साथ अपने घर को भी एक आलीशान घर के रूप में बदल देती है। रश्मि की अमीरी देख सभी लड़कियां उसे उसके अमीर होने का कारण पूछने लगती हैं। रश्मि बिना किसी झिझक के उन सभी को पेड़ के ऊपर मौजूद जादुई झरने के बारे में बता देती हैं। उसके बाद सभी लड़कियां सहमति में सर हिलाकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन अगले ही दिन सारी लड़कियां उस जादुई झरने के पास पहुंचकर सुनहरा पानी पी लेती हैं। वो रश्मि तो बेवकूफ है, उसने एक छोटे से पत्थर को सोने के रूप में बदला था, लेकिन हम सब इस सामने वाले पहाड़ को सोने के रूप में बदल देंगी। हाँ, सोने का पहाड़ मिलने के बाद हम सब राजकुमारी बनकर जिंदगी भर ऐश करेंगी। फिर वो सभी लड़कियां 10 बजने का इंतजार करने लगती हैं। 10 बजते ही वो सभी पहाड़ को छूने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन तभी अचानक एक लड़की का पैर फिसल जाता है और वो हड़बड़ाहट में दूसरी लड़की को पकड़ लेती है। इस तरह एक एक कर सभी लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर संभलने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन अगले ही पल वो सभी लड़कियां सोने की बन जाती हैं। इस तरह लालच और नासमझी में पड़कर वो सभी लड़कियां अपनी कीमती जीवन से हाथ धो बैठती हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में रिंकी और पिंकी नाम की 2 गरीब बहनें अपनी सौतेली माँ मालती के साथ रहती थी। मालती बहुत ही बुरी और लालची औरत थी। वो दोनों बहनों को जबरदस्ती लोगों के घरों में काम करने के लिए भेजा करती थी। जब भी दोनों बहनों को तनख्वाह मिलती तो मालती सारे पैसे अपने पास रख लेती थी और दोनों बहनों को खर्च के लिए 1 रुपए भी नहीं देती थी। माँ, पिछले 2 साल से हमने अपने लिए एक जोड़ी भी कपड़े नहीं खरीदे। हम दोनों वही फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने दिन गुजारते हैं। गांव की सभी लड़कियां हम दोनों के फटे पुराने कपड़े देखकर हमारा मजाक उड़ाती है, जिस वजह से रास्ते पर चलते समय हमें बहुत शर्मिंदगी होती है। इसीलिए आप हमें नए कपड़े खरीद कर दीजिए। देखो, तुम दोनों बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तुम दोनों को नए कपड़े नहीं खरीद कर देने वाली। अगर आज के बाद तुमने कभी मुझसे कपड़े खरीदने की बात की तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी, समझ गई ना? चलो चुपचाप अपने काम पर जाओ। उसके बाद दोनों बहनें दुखी होकर लोगों के घरों में काम करने चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक रिंकी को बहुत तेज बुखार आ जाता है, जिस वजह से वो बिस्तर से भी उठ नहीं पाती। अपनी बहन की बुरी हालत देख पिंकी से रहा नहीं जाता और वो फौरन डॉक्टर को घर पर बुला लेती है। रिंकी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, तो तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, इसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा वरना इसकी जान भी जा सकती है।
इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। माँ, डॉक्टर अंकल ने कहा कि रिंकी को अस्पताल में भर्ती कराना होगा, वरना ये नहीं बच पाएगी। अरे पागल हो गई है क्या? अगर हमने इसे अस्पताल में भर्ती किया तो वहाँ बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इस पर बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करने वाली। अगर ये मर भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, तुम बहुत ही दुष्ट हो। हमारी सारी कमाई अपने पास रख लेती हो और इस मुसीबत के वक्त में हमें पैसे नहीं दे रही। सच में भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, तो आज तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। ठहर जा, मैं अभी तुझे बताती हूँ। उसके बाद मालती पिंकी की चोटी पकड़कर उसे मारने लगती है। नहीं, मुझे मत मारो माँ, मुझे छोड़ दो। मुझे जवाब देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। उसके बाद मालती पिंकी को बुरी तरह मारकर उसे घर से बाहर भगा देती है। हे भगवान, इस चंडाल औरत ने तो हम दोनों बहनों का जीना हराम कर रखा है। अगर सही वक्त पर मेरी बहन का इलाज नहीं हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद पिंकी अपनी मालकिन के घर जाकर उसे पैसे मांगने लगती है, लेकिन उसकी मालकिन भी लालची औरत थी। वो पिंकी को पैसे देने से मना कर देती है। ये दुनिया सच में बहुत मतलबी है। बुरे वक्त में कोई गरीब की मदद नहीं करता। इस तरह पिंकी रोते हुए रास्ते पर चल रही थी। तभी एक बुढ़िया उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह दुखी क्यों हो? मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये बात है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो औरत पिंकी को गांव के पास वाले जंगल में ले जाती है। पिंकी देखती है कि एक बड़े से पेड़ के नीचे जमीन पर एक बहुत बड़े आकार का नेकलेस रखा हुआ था। नेकलेस के ऊपर ढेर सारी परियां बैठी हुई थी। बुढ़िया उन परियों को पिंकी के बारे में सब बता देती है। ये लड़की तो बहुत दुखी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो परी पिंकी को जमीन पर बिछे हुए नेकलेस के ऊपर खड़ा कर देती है। फिर अगले ही पल एक सुंदर नेकलेस पिंकी के गले में प्रकट हो जाता है। आज से तुम हमारे नेकलेस क्लास की स्टूडेंट हो। हम तुम्हें यहाँ जादुई कपड़े सिलने का हुनर सिखाएंगे, जैसे तुम परियों के कपड़े सिलकर ढेर सारे पैसे कमा लोगी। लेकिन इस वक्त मुझे अपनी बहन का इलाज करवाना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तुम्हारे गले में जो नेकलेस है, तुम उस नेकलेस को पकड़कर जो चाहे वो मांग सकती हो। पिंकी नेकलेस को पकड़कर बहुत सारे पैसे मांगती है। तभी अगले ही पल उसके अंदर से ढेर सारे नोटों के बंडल बाहर आ जाते हैं। उसके बाद पिंकी सारे पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। अरे पिंकी, अचानक तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और ये क्या इतना कीमती नेकलेस तुझे कहाँ से मिला? ये नेकलेस तो बहुत ही सुंदर है, ला ये नेकलेस मुझे दे। इतना कहकर मालती नेकलेस को छीनने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी अचानक उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। तभी वो नेकलेस पिंकी के गले से बाहर निकलकर मालती के सामने आ जाता है। क्यों रे लालची औरत, तूने इन दोनों बहनों को बहुत परेशान किया है ना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जादुई नेकलेस के अंदर से ढेर सारे कांटे बाहर निकलकर मालती के शरीर पर हमला कर देते हैं, जिससे मालती के दोनों आंखें फूट जाती हैं और वो पूरी तरह अंधी हो जाती है। अरे मर गई रे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे कोई बचाओ मुझे। मालती गिरते पड़ते हुए वहाँ से भाग जाती है। इस तरह मालती को उसके किए की सजा मिल जाती है और वो सड़कों पर भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ पिंकी अपनी बहन का इलाज करवाकर उसे पूरी तरह स्वस्थ कर देती है। फिर वो दोनों बहनें जादुई नेकलेस की क्लास में जाकर जादुई कपड़े सिलने का हुनर सीखने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वो अच्छे टेलर बन जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बहनें परियों की ड्रेस सिलकर ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में पिंकी और
रिंकी दोनों बहुत अमीर बन जाते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में सिंड्रेला नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। सिंड्रेला मुर्गियों के अंडे बेचकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन गरीब होने के बावजूद सिंड्रेला बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देख गांव की दूसरी लड़कियां उससे बहुत चिढ़ती थी और वो सभी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन सिंड्रेला ढेर सारे अंडों से भरी टोकरी लेकर बाजार की ओर जा रही थी। तभी कुएं के किनारे बैठे दो लड़कियां उसे देख लेती हैं। अरे वो देख, सिंड्रेला बहुत सारे अंडे लेकर जा रही है। लगता है आजकल इसकी मुर्गी कुछ ज्यादा ही अंडे दे रही है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कुछ ही दिनों में बहुत पैसे कमा लेगी। एक तो ये पहले से ही खूबसूरत है, अगर इसके पास पैसे आ गए तो फिर इसकी जिंदगी तो पूरी तरह बदल जाएगी और इसके सामने हमें कोई भी नहीं पूछेगा। हाँ, तूने सही कहा, चल इसके सारे अंडे तोड़कर इसे मजा चखाते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़कियां अपना स्कूटर स्टार्ट करके सिंड्रेला के पास पहुंच जाते हैं और इसे जोरदार टक्कर मार देते हैं। बेचारी सिंड्रेला टोकरी लेकर जमीन पर गिर पड़ती है और उसके सारे अंडे टूट जाते हैं। क्यूरी आंधी, जरा देखकर चला कर, तेरी वजह से अभी हम दोनों अपनी स्कूटर से नीचे गिर जाते। अगर हमें कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ये तो गलत बात है, तुम दोनों ने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी है और उल्टा सारा दोष मुझ पर डाल रही हो। अरे संगीता, जरा इसकी अक्कड़ तो देख, ये तो हमें भी दो बातें सुना रही है। लगता है इसकी अक्कड़ ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। उसके बाद वो दोनों लड़कियां सिंड्रेला को एक पेड़ से बांध देती हैं और अपनी सैंडल उतारकर उसकी पिटाई करने लगती हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम दोनों बहुत बुरी हो, बेवजह मुझे मार रही हो। अरे कोई बचाओ मुझे। लेकिन सिंड्रेला को बचाने वहाँ कोई नहीं आता। पर सिंड्रेला की जी भर के पिटाई करने के बाद वो दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती हैं। इस तरह वो दोनों लड़कियां हमेशा सिंड्रेला को तंग किया करती थी। फिर एक दिन सिंड्रेला अंडे लेकर बाजार की ओर जा रही थी। तभी रास्ते से गुजर रहा एक राजकुमार उसे देख लेता है। सिंड्रेला की खूबसूरती देख राजकुमार उसके प्रेम में पड़ जाता है। सुनो लड़की, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम कहाँ रहती हो और क्या तुम मुझे अपना घर दिखा सकती हो? राजकुमार की मीठी बातें सुनकर सिंड्रेला को यकीन नहीं होता कि राजकुमार उसके साथ इस तरह की बातें कर सकता है। राजकुमार भी दिखने में बहुत खूबसूरत नौजवान था। सिंड्रेला भी पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठती है। उसके बाद सिंड्रेला राजकुमार को अपने घर ले जाती है और उसे गर्मा गर्म ऑमलेट बनाकर खिलाती है। और तुम तो बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो। इतना अच्छा ऑमलेट मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। मैं गाजर का हलवा भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। कल आप दोपहर को आइए, मैं आपको गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, कल दोपहर को मैं यहाँ फिर आऊँगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके बाद राजकुमार वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार सिंड्रेला के यहाँ गाजर का हलवा खाने आ जाता है। दूसरी तरफ संगीता और मीना दोनों ये सब देख लेती हैं। अरे ये क्या, इतना बड़ा राजकुमार इस भिखारन के प्यार के चक्कर में कैसे पड़ गया? हमें कुछ ना कुछ करके इन दोनों को अलग करना होगा, वरना राजकुमार सिंड्रेला से शादी करके उससे रानी बना देगा। फिर उसी रात जब सिंड्रेला अपने घर पर सो रही थी, तभी दोनों सहेलियां उसके कमरे में दाखिल हो जाती हैं। ये देख, मैं जादुई पाउडर लेकर आई हूँ, इसे सिंड्रेला के ऊपर डालते हैं। ये एक बदसूरत बुढ़िया के रूप में बदल जाएगी और राजकुमार इससे नफरत करने लगेगा। इतना कहकर मीना सिंड्रेला के ऊपर जादुई पाउडर डाल देती है और अगले ही पल सिंड्रेला एक बुढ़िया के रूप में बदल जाती है। अगली सुबह अपने आप को बुढ़िया के रूप में देख सिंड्रेला हैरान हो जाती है। अरे अचानक मैं बुढ़िया कैसे बन गई? आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी राजकुमार सिंड्रेला से मिलने आ जाता है।
सिंड्रेला को बुढ़िया के रूप में देख राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। इस बात से सिंड्रेला को बहुत दुख होता है और वो अपने दरवाजे पर बैठकर रोने लगती है। तभी सिंड्रेला की पालतू मुर्गी उसके पास आकर कहती है, सुनो सिंड्रेला, मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। तुम मेरे साथ इसी वक्त रानी मुर्गी के पास चलो, वो तुम्हें फिर से खूबसूरत बना देगी। उसके बाद वो मुर्गी सिंड्रेला को जंगल में रहने वाली रानी मुर्गी के पास ले जाती है। उस रानी मुर्गी के पास सोने और चांदी से बने 2 जादुई अंडे के घर मौजूद थे। सिंड्रेला को देखते ही रानी मुर्गी को अपनी शक्ति के द्वारा संगीता और मीना के बारे में सब पता चल जाता है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें फिर से खूबसूरत बना दूंगी। उसके बाद रानी मुर्गी सिंड्रेला को सबसे पहले चांदी के घर के अंदर भेजती है। वहां जाते ही सिंड्रेला के ऊपर एक चांदी का अंडा आकर गिरता है। उस अंडे के टूटते ही सिंड्रेला फिर से पहले की तरह जवान हो जाती है। उसके बाद रानी मुर्गी सिंड्रेला को सोने से बने अंडे घर के अंदर भेजती है। सिंड्रेला जैसे ही उस घर के अंदर दाखिल होती है कि तभी उसके ऊपर सोने से बना एक अंडा आकर टूट जाता है। उस अंडे के टूटते ही सिंड्रेला के सर पर सोने के बाल प्रकट हो जाते हैं। साथ ही उसके शरीर पर सोने की एक खूबसूरत ड्रेस भी प्रकट हो जाती है। ये देख सिंड्रेला खुशी से नाचने लगती है। उसके बाद जादुई मुर्गी सिंड्रेला को एक जादुई घोड़े पर बैठाकर राजकुमार के पास भेज देती है। फिर राजकुमार से मिलकर सिंड्रेला उसे संगीता और मीना की साजिश के बारे में सब बता देता है। ये सुनकर राजकुमार बहुत गुस्सा होता है और वो उन दोनों को पकड़कर जेल में बंद करवा देता है। उसके बाद राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर सिंड्रेला रानी बनकर खुशी से महल में रहने लगती है। कई सालों पहले परिदेश में संजना नाम की खूबसूरत परी रहती थी। संजना की खूबसूरती से उसकी सहेलियों को बहुत जलन होती थी, जिस वजह से सभी संजना को परेशान करने के बहाने ढूंढा करते थे। फिर एक दिन परिदेश में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन होता है और संजना उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत लेती है। उसके बाद उसे मिस परिदेश का खिताब दिया जाता है, जिस वजह से संजना की सहेलियां जल बुनकर राख हो जाती हैं। खास तौर पर नीलम परी को संजना से बहुत जलन होती है। पता नहीं ये संजना की बच्ची कैसी किस्मत लिखवा कर लाई है। खूबसूरत होने के साथ साथ अब तो इसके चारों तरफ नाम भी होने लगे हैं। इसकी खुशी देखकर मुझे बहुत दुख होता है। कुछ भी करके इसे बदसूरत बनाना ही पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद संजना परी का जन्मदिन आ जाता है। संजना परी अपनी कुछ गरीब सहेलियों के साथ अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही थी। तभी नीलम परी वहां आ जाती है। संजना, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खास केक बना कर लाई हूँ। अरे वाह नीलम, ये केक तो बहुत अच्छा है। इस केक को लाने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद संजना उस केक को काटने लगती है। तभी मौका देकर नीलम परी चुपके से संजना के बालों में एक जादुई मकड़ी छोड़ देती है। फिर वो जादुई मकड़ी बालों से होते हुए संजना के दिमाग में दाखिल हो जाती है और अगले ही पल संजना का शरीर लंबा होने लगता है। ये देख संजना के होश उड़ जाते हैं। अरे, अचानक मैं इतनी लंबी कैसे हो गई और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ उसकी सहेलियों को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो सभी उसे डॉक्टर के पास ले जाती हैं। और मुझे इस तरह की बीमारी का इलाज करना नहीं आता। ये बीमारी अनोखी है। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। उसके बाद संजना परी दुखी होकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ संजना परी के लंबे होने की बात पूरे परिदेश में फैल जाती है। साथ ही दिन ब दिन उसका चेहरा बदसूरत होने लगता है। अरे, मैं तो दिन ब दिन बदसूरत होती जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ?
लगता है कुछ ही दिनों में मैं चुड़ैल बन जाऊंगी और सभी मुझसे नफरत करेंगे। संजना की हालत देख नीलम परी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ संजना परी के लंबे शरीर और उसकी बदसूरती देख उससे जलने वाली परियां उसे ताना मारना शुरू कर देती हैं। क्यों री संजना, तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था ना? अब तो तू बदसूरत बन गई है और साथ ही तेरा शरीर खंबे की तरह लंबा हो गया है। अब तो तुझे कोई पसंद नहीं करने वाला। अब तुझसे कोई परी दोस्ती नहीं करेगी और इतना ही नहीं, कोई लड़का तुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसीलिए जिंदगी भर तुझे कुंवारी रहना पड़ेगा। ये सब तेरे घमंड का नतीजा है। देखो, मैंने अपने आप पर कभी घमंड नहीं किया, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी बदसूरत होने से तुम सबको बहुत खुशी हो रही है। तुम सब बुरे वक्त में मेरा मजाक उड़ा रही हो, इसीलिए तुम सब बहुत बुरी हो। आज के बाद मैं तुम सबसे कभी बात नहीं करूँगी। उसके बाद संजना परी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन संजना परी अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाती है, लेकिन उसे देखते ही वहाँ मौजूद परियां उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगती हैं। मैं अपने भतीजे की शादी संजना से करवाना चाहती थी, लेकिन अच्छा हुआ शादी से पहले ही इसका असली रूप सामने आ गया, वरना मेरे भतीजे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये संजना एक नंबर की मनहूस है। पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी और कुछ सालों बाद इसके पिताजी का भी देहांत हो गया था। ये जहाँ भी जाएगी वहाँ मनहूसियत ही फैलाएगी। मैं तो कहती हूँ इसे यहाँ से भगा दो, वरना ये शादी खराब हो जाएगी। उसके बाद सभी संजना परी को डांटकर वहाँ से भगा देते हैं। अपने साथ हुए इस बुरे बर्ताव पर संजना परी को बहुत दुख होता है और वो फुटपाथ पर बैठकर रोने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ संजना की ये हालत देख उसके सर में मौजूद जादुई मकड़ी को बहुत बुरा लगता है और वो फौरन उसके सर से कूदकर जमीन पर आ जाती है। फिर अगले ही पल संजना परी फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन जाती है और साथ ही उसका कद भी सामान्य हो जाता है। मुझे माफ कर दो संजना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। दरअसल नीलम परी ने तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे जादूगरनी से खरीदा था, लेकिन अब मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि इतने दिन तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे पता चल गया है कि तुम दिल की बहुत साफ हो। इसीलिए अब मैं उस नीलम को सबक सिखाकर उसकी अक्ल ठिकाने लगाऊंगी। फिर वो जादुई मकड़ी नीलम परी को काटकर उसे हमेशा के लिए चुड़ैल की तरह बदसूरत बना देती है। अरे, मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। अब मुझे समझ में आया कि दूसरों के साथ बुरा करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दूसरी तरफ दोबारा खूबसूरत बनने के बाद संजना परी के लिए बहुत सारे अमीर घरों के रिश्ते आने लगते हैं। फिर संजना परी देश में रहने वाले कार्तिक नाम के लड़के से शादी कर लेती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और संजना परी ससुराल जाकर खुशी से रहने लगती है। इसी गांव में कविता नाम की एक औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। कविता गांव के पास वाले समंदर से मछलियां पकड़कर बेचा करती थी। एक दिन कविता मछली पकड़ने समंदर की ओर जा रही थी, तभी उसे धारियों के पीछे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। कविता फौरन दौड़कर जाती है, लेकिन सामने का नजारा देख कविता के होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक बदसूरत जादूगरनी 2 जुड़वा बच्चों की बलि देने की तैयारी कर रही थी। वहाँ इंसानों की खोपड़ियाँ और काफी डरावनी चीजें भी रखी हुई थी। कविता फौरन वहाँ से भाग निकलती है और आसपास मौजूद सभी लोगों को इकट्ठा करके वहाँ ले आती है। फिर वो सभी लोग जादूगरनी को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। तू क्या सोच रही थी, इन मासूम बच्चियों की जान ले लेगी और किसी को पता नहीं चलेगा? तुमने सही समय पर हमें बताकर बहुत अच्छा किया कविता बहन। चलो इस जादूगरनी को रस्सियों से बांधकर समुद्र में फेंक देते हैं। अच्छा, तो तेरी वजह से मैं अपनी पूजा पूरी नहीं कर पाई। आज अगर मैं इन दोनों बच्चियों की बलि चढ़ा देती तो मैं जिंदगी भर के लिए अमर बन जाती।
लेकिन तूने मेरे हाथ से मौका छीन लिया। अब मैं अगले 50 साल तक ऐसा दिन दोबारा नहीं आएगा। तेरी वजह से मेरी मेहनत बेकार हुई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अपनी बकवास बंद कर, अब तू मरने वाली है, चल जा यहाँ से। फिर वो सभी जादूगरनी को रस्सी से बांधकर समुंदर में फेंक देते हैं। उसके बाद सभी लोग निश्चिंत होकर अपने घर लौट आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जादूगरनी अपनी शक्ति से रस्सियों से आजाद होकर समुंदर से बाहर निकल जाती है। फिर अगले दिन जादूगरनी कविता के घर के पास जाकर उस पर और उसकी बेटियों पर नजर रखने लगती है। थोड़ी देर के बाद कविता की बेटियां स्कूल जाने घर से बाहर निकल पड़ती हैं, लेकिन रास्ते में जादूगरनी उन सभी को रोक लेती है। मैंने आज ढेर सारी चॉकलेट खरीदी है, क्या तुम मेरे घर चलकर चॉकलेट खाना चाहोगी? कविता की सभी बेटियां चॉकलेट के लालच में आकर जादूगरनी के साथ चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद जादूगरनी उन सभी को फूल से बने एक जादुई घर के अंदर ले जाती हैं। घर की शक्ति के कारण कविता की 5 बेटियों की याददाश्त चली जाती है और वो सभी पूरी तरह जादूगरनी के वश में हो जाते हैं। फिर रात को जब कविता की बेटियां वापस लौटकर घर नहीं आती तो वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ती हैं। चलते चलते कविता जादूगरनी के जादुई फूल के घर के सामने पहुंचती है। उसकी 5 बेटियां जादूगरनी के साथ बैठकर मरी हुई बिल्ली का मांस खा रही थी। आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तूने मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी थी ना। ये देख, मैंने तेरी बेटियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। अब इनकी याददाश्त जा चुकी है। कविता अपनी बेटियों को समझाकर वहां से ले जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन 5 बहनें मिलकर कविता की हो पिटाई करती हैं। उसके बाद कविता गांव वालों को इकट्ठा करके वहां ले आती है, लेकिन तभी एक जादुई फूल का घर हवा में उड़ता हुआ वहां से जाता है। फिर वो जादूगरनी और कविता की 5 बेटियों को लेकर दूर चला जाता है। अरे, मेरी बेटियां कहाँ चली गई? पता नहीं वो दुष्ट जादूगरनी मेरी बेटियों के साथ क्या करेगी। बेचारी कविता भूखी प्यासी अपनी बेटियों को ढूंढते हुए दर बदर भटकने लगती है। एक दिन कविता सड़क पर बैठी अपनी बेटियों का नाम लेकर रो रही थी। तभी अनामिका नाम की परी इसे देख लेती है। अनामिका परी के पूछने पर कविता उस दुष्ट जादूगरनी के बारे में सब बता देती है। लगता है वो वही बुरी जादूगरनी है जिसने कुछ महीने पहले परिदेश में आकर मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश की थी। तुम चलो मेरे साथ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद अनामिका परी अपनी जादुई आईने में देखकर जादूगरनी का पता लगा लेती है। जादुई फूल का घर बादल के ऊपर मौजूद था। अनामिका कविता को लेकर हवा में उड़ती हुई बादलों के ऊपर पहुंच जाती है। उस समय जादूगरनी कविता की 5 बेटियों की कोड़े से पिटाई करके उनसे काम करवा रही थी। अनामिका परी अपनी जादुई तलवार से जादूगरनी पर हमला कर देती है। लाख कोशिश करने के बाद भी जादूगरनी अनामिका परी का सामना नहीं कर पाती और देखते ही देखते अनामिका परी जादूगरनी को जान से मार देती है। जादूगरनी के मरते ही कविता की बेटियों की याददाश्त वापस आ जाती है और वो सभी कविता के गले लग जाते हैं। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मैं दोबारा अपनी बेटियों से मिल पाई हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और हाँ, आज से ये जादुई फूल का घर तुम्हारा हुआ। तुम अपनी बेटियों के साथ यहाँ सुकून से रहो। ये जादुई घर तुम सबकी हर जरूरत पूरी करेगा। उसके बाद अनामिका परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कविता अपनी बेटियों के साथ उस जादुई फूल के घर में खुशी से रहने लगती है। किसी गांव में आरती नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। आरती का रंग बहुत ही काला था, साथ ही वो बहुत ज्यादा बदसूरत भी दिखाई देती थी। जिसे देखो वो आरती की बेइज्जती कर देता था, लेकिन फिर भी आरती मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई कर रही थी ताकि जिंदगी में वो सफल बन सके। दूसरी तरफ आरती को अपने स्कूल में भी इसी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। अरे वो देखो, काली कलोटी बैंगन लोटी, आरती आ गई है। आरती चल पीछे जाकर बैठ।
लेकिन मैं तो रोज यहाँ बैठती हूँ ना। हाँ, लेकिन अब से हमने फैसला किया है कि हम तुझे क्लास के सबसे पीछे वाली बेंच पर अकेले बैठाएंगे। तेरा काला बदसूरत चेहरा देखकर हमारी पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? मैं काली बदसूरत हूँ तो भला इसमें मेरा क्या कसूर है? देख आरती, हमसे ज्यादा बहस मत कर, चुपचाप पीछे जाकर बैठ जा, वरना बेकार में तेरी पिटाई हो जाएगी। फिर मजबूर होकर आरती पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ इंग्लिश पढ़ाने वाली निशा नाम की टीचर आ जाती है। क्लास खत्म होने के बाद निशा सब बच्चों से कहती है, मेरा नया घर बनकर तैयार हो गया है, इसीलिए आज मैंने शाम को अपने घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है। तुम सब मेरी पार्टी में जरूर आना। पार्टी का नाम सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। फिर शाम को दूसरी लड़कियों की तरह आरती भी निशा टीचर के घर पार्टी में शामिल होने पहुंच जाती है। लेकिन आरती को देखते ही निशा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे ये काली कलोटी लड़की यहाँ क्यों आई है? टीचर जी, कल आप ही ने तो सभी को आने के लिए कहा था। हाँ, मैंने सबको आने के लिए कहा था, लेकिन तुझे नहीं। तेरी काली मनहूस काली शक्ल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं प्रिंसिपल मैडम की वजह से कुछ नहीं कहती, वरना मेरा बस चले तो हमेशा के लिए तुझे स्कूल से बाहर निकाल दूं। चल भाग यहाँ से, मेरी पार्टी का मजा किरकिरा मत कर। तभी वहाँ निशा की बहन कावेरी आ जाती है। निशा, ये गलत बात है, तुम इस मासूम लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम एक टीचर हो ना, टीचर का फर्ज है बच्चों को अच्छी सीख देना, लेकिन तुम तो सबके सामने इसकी बेइज्जती कर रही हो। तू अपनी चपड़ चपड़ बनकर, मैं सिर्फ अपनी तरह खूबसूरत लड़कियों को ही पसंद करती हूँ। ये आरती, तू अभी तक यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? भाग यहाँ से। अपनी इतनी बुरी बेइज्जती होते देख आरती रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब आरती क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक वहाँ तेज भूकंप आ जाता है। पूरा स्कूल गिरने लगता है। देखते ही देखते लड़कियां घबराकर इधर उधर भागने लगती हैं, लेकिन किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। स्कूल की छत टूटकर सभी लड़कियों के ऊपर गिर जाती है। हाय, मेरा पैर टूट गया, कोई मुझे बाहर निकालो। मेरा सर फूट गया, मेरे सर से खून बह रहा है, कोई मेरी मदद करो। उधर दूसरी तरफ आरती का दायां हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके मलबे से बाहर निकल आती है। सभी लड़कियों को तड़पते हुए देख आरती को बहुत दुख होता है और वो एक एक कर उन्हें मलबे से बाहर निकालकर पेड़ के छांव में बैठाने लगती है। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई बचाओ मुझे। घबराइए मत टीचर जी, मैं अभी आपको बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद आरती पूरी ताकत से मलबा हटाकर निशा को बाहर निकाल लेती है। इस तरह देखते ही देखते आरती सभी लड़कियों को बचाकर पेड़ के नीचे ले जाती है। आरती, हमने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की है, लेकिन आज तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ठहरो, मैं अभी हमारा बैग लेकर आती हूँ। उसके बाद आरती मलबे में बैग लेने चली जाती है, लेकिन तभी अचानक भूकंप का एक तेज झटका आता है और आरती के ऊपर मलबा पलट जाता है, जिस वजह से मौके पर ही आरती की मौत हो जाती है। आरती की मौत पर निशा के साथ साथ सभी लड़कियां दुखी होकर रोने लगती हैं। मैंने हमेशा इस आरती को भला बुरा कहा, लेकिन आज उसने मेरी जान बचाई। मुझे इससे माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला। फिर सभी मिलकर आरती की अर्थी की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद वो सभी पास के शमशान में जाकर आरती की चिता जला देते हैं। उस दिन के बाद से निशा और बाकी लड़कियों का स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। वो सभी जिंदगी में दोबारा कभी किसी के रंग रूप को देखकर उसकी बेइज्जती नहीं करती। राज्य में रेखा और मीना नाम की दो जुड़वा राजकुमारियां रहती थी। उन दोनों की माँ मालती हमेशा दोनों बहनों को अच्छी अच्छी बातें सिखाकर सच्चाई की राह पर चलने के लिए कहती थी, जिस वजह से दोनों बहनें कभी किसी का बुरा नहीं करती थी। दूसरी तरफ ये सब देख उन दोनों राजकुमारियों की सौतेली बहन नताशा को बहुत गुस्सा आता था।
जब देखो तब इनकी माँ ने अच्छाई का पाठ पढ़ाकर गलत काम करने से रोक लेती है। पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक न एक दिन मैं इस बुढ़िया और इसकी दोनों बेटियों को रास्ते से हटाकर यहाँ की रानी बनूंगी। इस तरह नताशा दोनों बहनों के प्रति अपने दिल में छल कपट रखती थी और उन दोनों को मारकर वहाँ की रानी बनना चाहती थी। फिर एक दिन रानी जी पास के जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी परी रहने आई है। वो पृथ्वी की राजकुमारियों को ज्ञान की बातें सिखाना चाहती हैं ताकि सभी राजकुमारियां अपने प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव कर सके। मेरी माँ ने तो आप तीनों राजकुमारियों को उस परी के पास ज्ञान हासिल करने के लिए भेज दीजिए। रानी को दासी की बात पसंद आ जाती है। फिर अगले दिन से वो तीनों राजकुमारियों को तैयार करके परी के घर की ओर भेज देती है। रास्ते में तीनों राजकुमारियों को कुछ गरीब लोग मिलते हैं। वो सभी बहुत भूखे थे, इसीलिए वो सभी तीनों राजकुमारियों से खाना मांगने लगती हैं। ये शाही खाना है और तुम चाहते हो कि मैं ये खाना तुम भिखारियों में बांट दूं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन उन गरीबों को देख रेखा और मीना का दिल पिघल जाता है और वो दोनों अपना सारा खाना गरीबों में बांट देती हैं। ये देख नताशा चिढ़ जाती है और वो दोनों राजकुमारियों को भला बुरा कहने लगती हैं। उसके बाद तीनों परी की क्लास में पहुंच जाती हैं। मैंने अपनी जादुई गोले में देखा है कि रास्ते में तुम्हें कुछ गरीब लोग मिले थे। नताशा ने घमंड में आकर उनका अपमान किया, जबकि तुम दोनों ने उन्हें अपना सारा खाना दे दिया। इसीलिए मैं ज्ञान की बातें सिर्फ तुम दोनों को सिखाऊंगी। नताशा, तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे भी रुकने का कोई शौक नहीं है। मैंने सोचा था यहाँ कोई मजेदार जादू सीखने को मिलेगा, लेकिन तुझे बुढ़िया को देखकर मैं समझ गई कि तू सिर्फ यहाँ बकवास करने वाली है। इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। नताशा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रेखा और मीना उस परी से मन लगाकर ज्ञान की बातें सीखने लगती हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन लालच में आकर नताशा पड़ोस के राज्य में रहने वाली निकिता नाम की राजकुमारी से हाथ मिला लेती है। निकिता अपने ढेर सारे सैनिकों के साथ राज्य पर हमला कर देती है। अचानक हुए इस हमले का सामना मालती नहीं कर पाती, जिस वजह से उसे हार का सामना करना पड़ता है। नताशा मालती को कारागार में बंद कर देती है। दूसरी तरफ जब रेखा और मीना को ये बात का पता चलता है तो उन दोनों को नताशा पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन निकिता के लाए हुए सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए दोनों बेचारी बहनें कुछ नहीं कर सकती थी। इस तरह घबराने से काम नहीं चलेगा। अपने ज्ञान और अपनी होशियारी का इस्तेमाल करके तुम अपने राज्य को वापस हासिल करो। मैं समझ गई परी जी, आप क्या कहना चाहती हो। सुन मीना, कुछ दिनों पहले परी जी ने हमें झिलमिल पौधे की खूबियों के बारे में बताया था। तुझे पता है ना, झिलमिल पौधे को जलाने से चारों तरफ गुलाबी रंग का धुआं पैदा होता है, जिससे सूंघने वाला पल भर में ही बेहोश हो जाता है। अब हम झिलमिल पौधे का इस्तेमाल करके नताशा के साथ साथ उसके सभी सैनिकों को सबक सिखाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें पास के जंगल से ढेर सारे झिलमिल के पौधे तोड़कर इकट्ठे कर लेते हैं। फिर अपने कुछ भरोसेमंद मंत्रियों को इकट्ठा कर वो दोनों बहनें महल में पहुंच जाती हैं। फिर वो सभी अपने मुंह में नकाब बांधकर झिलमिल की पत्तियों को जला देती हैं। देखते ही देखते चारों तरफ गुलाबी धुआं फैल जाता है, जिस वजह से नताशा, निकिता के साथ साथ उनके सारे सैनिक भी बेहोश हो जाते हैं। चलो अब इन सबको रस्सियों में बांधकर समुद्र में फेंक देते हैं। उसके बाद नताशा के साथ साथ निकिता और उसके सैनिकों को रस्सी से बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। समुद्र के पानी में डूबते ही उन सभी की मौत हो जाती है। शाबाश मेरी बेटियों, तुमने हमारे राज्य को बर्बाद होने से बचा लिया। माँ, ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। तुमने हम दोनों बहनों को इस काबिल बनाया है। उसके बाद मालती अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें फिर से अपने महल में हंसी खुशी रहने लगती हैं। किसी शहर में रुक्मणी नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी।
वह एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। रुक्मणी कटोरी पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। उस रेस्टोरेंट में आने वाले ज्यादातर ग्राहक रुक्मणी के हाथों से बना कटोरी पिज्जा खाने आते थे। लेकिन दूसरी तरफ रुक्मणी की मालकिन माया को रुक्मणी की जरा भी कदर नहीं थी। वह उसे एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी और जब भी उसे मौका मिलता तो वह रुक्मणी की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटती थी। फिर एक दिन, मालकिन, मेरी बच्ची की स्कूल की फीस भरना है, आज आप मुझे एडवांस पैसे दे दीजिए। अरे, ये तूने क्या नाटक लगा रखा है? जब देखो तब तू पैसे के लिए भीख मांगना शुरू कर देती है। मैं तुझे एक भी रुपया नहीं देने वाली। अगले महीने देखेंगे। जाकर अपना काम कर। नहीं मालकिन, कल स्कूल में पैसे भरना बहुत जरूरी है। स्कूल से मेरी बेटी का नाम काट दिया जाएगा। अरे, मैंने तेरी बेटी का ठेका ले रखा है क्या? तू तो पीछे पड़ गई है। ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। उसके बाद माया झाड़ू उठाकर रुक्मणी की खूब पिटाई कर देती है। चल, जाकर रसोई घर में काम कर, और दोबारा तूने मेरा दिमाग खराब किया तो मैं तेरा इससे भी बुरा हाल करूंगी। बेचारी रुक्मणी के सामने कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वह चुपचाप जाकर अपना काम करने लगती है। फिर